सभी साथियों को नमस्कार। यूथ फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आई.के. चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान जियोग्राफी में स्टडी कर रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में हमने बांटा है, जिसमें से पहला भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और उसी के बारे में हमारी जो है पिछले लेक्चर्स में चर्चा हुई है, वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। अब आज की इस कड़ी में हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि बेसिकली 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक था शुष्क मरुस्थल एरिड डेजर्ट, और दूसरा है अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल सेमी एरिड डेजर्ट। तो आज हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का दूसरा हिस्सा है जिसको हमने नाम दिया है सेमी एरिड डेजर्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण एपिसोड को जो है हम शुरू करते हैं, जिसमें हमें चर्चा करनी है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वो हिस्सा जिसे हमने नाम दिया है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। वेस्टर्न डेजर्ट रीजन का वो हिस्सा जहां वार्षिक वर्षा का औसत है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच रहता है। और हमारे राजस्थान के अंदर जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें दिखाई देता है अरावली के पश्चिम की तरफ। एक वो हिस्सा है जिसको हमने एरिड डेजर्ट या शुष्क मरुस्थल के नाम से बांटा है, नंबर 1, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा ये जो दूसरा हिस्सा है जिसको हमने नाम देना है जो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश सेमी एरिड डेजर्ट रीजन, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये जो दूसरा पार्ट है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नाम है इसका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश सेमी एरिड डेजर्ट रीजन। जब हम इस डेजर्ट रीजन की बात करते हैं तो यहां से होकर गुजरती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर आइसोएट लाइन, और वहीं इसके बीच वाले हिस्से से जो अरावली है लगभग मिड पार्ट से अरावली के एक समवर्षा रेखा गुजरती है, आइसोएट लाइन गुजरती है, नाम है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये 25 से 50 का ये जो एरिया है बीच में, इसी एरिया में फैला हुआ है अर्ध शुष्क या सेमी एरिड डेजर्ट रीजन। और इसी सेमी एरिड डेजर्ट रीजन के बारे में आज के इस क्लास में हमें चर्चा करनी है। तो चलिए समझते हैं इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसको नाम दिया है सेमी एरिड डेजर्ट रीजन। ये वाला जो हिस्सा है ये है सेमी एरिड डेजर्ट रीजन, और इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स हैं वो किए गए हैं, और इनमें से कौन सा पार्ट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो ऊपर का हिस्सा है, सबसे पहले जो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसे एक नाम दिया गया है, इसे बोला जाता है गग्गल प्रदेश, गग्गल रीजन, गग्गल प्रदेश के नाम से इसको जानते हैं, गग्गल रीजन। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है बेसिकली इसका विस्तार शेखावाटी अंचल या शेखावाटी अंचल के अंदर है। तो ये शेखावाटी रीजन में फैला हुआ है और इसे नाम से जाना जाता है शेखावाटी अंतः प्रवाह प्रदेश, अंतः प्रवाह प्रदेश
शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन। तीसरा जो हिस्सा है इसके नीचे का ये जो एरिया है इसको नाम से जानते हैं नागोरी उच्च भूमि। इसे बोलते हैं नागोरी उच्च भूमि, नागोरी उच्च भूमि, नागोरी हाईलैंड। और इसके नीचे वाला जो एरिया है यहां पर लूणी नदी है वो बहती है, इसलिए इसका नाम है लूणी बेसिन के नाम से इसको जानते हैं, लूणी बेसिन, लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। तो इस तरह से हमारा जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है बेसिकली जिसका विस्तार दिखता है 25 से लेके 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में, और ये टोटल जो है 4 भाग या 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। और ये 4 पार्ट्स हैं वो हमें मैप में ऐसे दिखाई देंगे। सबसे ऊपर की तरफ है गग्गर प्रदेश, उसके नीचे वाला जो रीजन है गग्गर रीजन है ये पहला, नीचे है का जो पार्ट है नंबर 2 इसको हम नाम से जानते हैं शेखावाटी अंतःप्रवाह प्रदेश, शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन। तीसरा जो है इसको बोलते हैं नागोरी उच्च भूमि, नागोरी हाईलैंड। और चौथा जो हिस्सा है इसको नाम से जानते हैं लूणी बेसिन रीजन या लूणी बेसिन प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये 4 पार्ट है। तो इस अर्ध शुष्क वाले हिस्से में इन चारों पार्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए इन चारों पार्ट की हम बात करते हैं तो देखिएगा इसमें एक विशेषता दिखेगी। पहला है गग्गर प्रदेश। गग्गर प्रदेश का मतलब है जहां गग्गर नदी का प्रवाह है और उसके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से इस रीजन का जो है फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा शेखावाटी अंतःप्रवाह प्रदेश। अंतःप्रवाह का मतलब होता है कि ऐसी नदियां जो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल के अंदर अपने जल को नहीं ले जा सकती या फिर वहां तक नहीं पहुंचा पाती, तो ये नदियां अंदर ही अंदर बहकर जो है इनका पानी है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसी नदियों को हम अंतःप्रवाह की नदियां कहते हैं। तो ये अंतःप्रवाह जो शब्द आया है वो ऐसी नदियों के संदर्भ में है, ऐसी नदियों को रिलेट करता है जो कि अपने अरब सागर या बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंचती। और शेखावाटी अंतःप्रवाह प्रदेश का मतलब है, शेखावाटी मतलब जहां प्राचीन समय में शेखा सामंतों का शासन होता था। शेखावाटी में बेसिकली 3 जिले, लेकिन अभी एक नया जिला और बना है तो हम 4 जिलों को इसमें कंसीडर कर सकते हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू और सीकर के कुछ पार्ट को मिलाकर के एक जिला बनाया गया है जिसका नाम है नीम का थाना। तो इस तरह से 4 जिले हम शेखावाटी रीजन में जो है हम कंसीडर करते हैं। ये वो रीजन है जहां प्राचीन समय में शेखा सामंतों का शासन होता था, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी हाईलैंड। नागौरी उच्च भूमि का मतलब नागौर उसके आसपास का वो एरिया जो आसपास के एरिया से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ऊपर उठने का कारण भी क्या है कि यहाँ पर जो है वो डिपोजिशंस जो हुआ है सोइल का या जो भी अब यहाँ पे चट्टानों का, वो कंपेरेटिवली दूसरे एरिया से थोड़ा ऊपर की तरफ है, ठीक है। और इस तरह लूणी बेसिन मतलब लूणी के जो प्रवाह क्षेत्र में लूणी का जो ड्रेनेज एरिया है उस रिवर बेसिन के अंदर बना हुआ ये जो रीजन है इसको हम लूणी बेसिन के नाम से जानते हैं। तो एक कॉमन चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है नदियों के द्वारा जो है जमा किए गए अवसाद या जो है नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स का जो डिपोजिशन हुआ है वो हमें दिखाई देता है। अब देखिएगा एक बात समझनी है कि नदियों का जो डिपोजिशन होता है, नदियां किस तरह से डिपोजिशन करती है। तो कोई नदी है वो इस तरह से बह के आ रही है, तो जब नदी के अंदर बाढ़ आती है, नदी के अंदर जब बाढ़ आती है तो 2 तरीके से डिपोजिशन करती है। बाढ़ का पानी है वो एक तो नियर बाई एरिया के अंदर डिपोजिशन करेगा, एक थोड़ा दूरी के एरिया में डिपोजिशन करता है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है, ये जो दूरी के एरिया है, ये जो दूर वाले एरिया है, यहां पर नदी उस समय जो है डिपोजिशन जो है सेडिमेंट्स का डिपोजिशन अवसादों का जमाव तब करती है जब नदी युवावस्था में होती है, मतलब यंग एज में होती है। तो उस समय नदी में बहुत ज्यादा पानी होता है, बाढ़ का पानी भी आसपास में बहुत दूरी तक फैलता है। धीरे धीरे समय के साथ नदियों में पानी की कमी होने लगती है और इस वजह से नदी का जो बाढ़ का पानी है, फ्लड का जो वाटर है वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाता। और इस वजह से हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो दूरी के एरिया है वहां पर नदियों के द्वारा जो है अपना सेडिमेंट्स का डिपोजिशन, सोइल्स का डिपोजिशन किया जाता है। और समय के साथ धीरे धीरे जो है नदियां, जब वर्तमान पोजीशन में जो नदियां दिखती है वो ज़्यादा पानी का बहाव न होने की वजह से ये ज़्यादा दूरी तक जो है सेडिमेंट्स का डिपोजिशन नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, हर साल या फिर हम कहें कुछ समय बाद में जब नदियों के अंदर जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी है इन एरियाज में जो इस नदी के आसपास फैले हुए हैं यहां तक जरूर पहुंच जाता है। तो यहां पर हमें सेडिमेंट्स का जमाव भी दिखता है, लेकिन ये जो है लगातार सेडिमेंट्स का जमाव आज के प्रोस्पेक्टिव में भी हमें नजर आता है होता हुआ।
तो हमें दो तरह के डिपोजिशन दिखे। सबसे पहला नदी से दूरी की तरफ का जो डिपोजिशन है, जहां एक बहुत पहले के समय में नदी ने जो है वो वहां पे अवसाद जमा किए थे, समय के साथ में ऐसे अवसाद क्या होते चले जाते हैं, पुराने होते चले जाते हैं, या हम कहें नदी के अंदर पानी की कमी है तो ये जो दूरी के अवसाद हैं वो पुराने होते चले जाएंगे। इसको हम बोलते हैं पुरानी मिट्टी, और नदी के द्वारा बहा के लाई गई है तो इसको हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, या इसको बोल सकते हैं ओल्ड एलुवियम सॉइल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और एक वो एरिया है जहां हर साल नदी जो है वो अपने बाढ़ के पानी के द्वारा सेडिमेंट्स का डिपोजिशन कर रही है। तो यहां पर हमें दिखेगा नई मिट्टी। ठीक है, ये भी एक जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन इसका जो है वो हमें ये नई मिट्टी दिखाई देगी, मतलब न्यू एलुवियम सॉइल के नाम से इसको जानेंगे, ये न्यू एलुवियम सॉइल होती है। ठीक है, तो ऐसी पुरानी मिट्टी जो नदियों से दूर की तरफ फैली हुई है, इसको हम नाम से जानते हैं बांगर। ठीक है, या बांगड़ के नाम से इसको जाना जाता है, बांगड़। ठीक है, और इसी तरह से ये जो नई मिट्टी होती है इसको नाम से जाना जाता है खादर। ठीक है, तो हमें खादर और बांगर के बीच में फर्क समझ में आना चाहिए। खादर एक ऐसा जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाला एरिया है जहां हर साल, या हम कहें कि नई जो है एलुवियम सॉइल, नई जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, वहीं बांगर पुरानी मिट्टी के विस्तार वाला एरिया नजर आता है। ठीक है, खादर है उसमें जो है वो हमें ये बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नजर आती है, वहीं बांगर जो है कंपेरेटिवली थोड़ी कम, लेस फर्टाइल जो है सॉइल के रूप में हमें नजर आती है। अब जब हम बात कर रहे हैं मरुस्थल के इस पर्टिकुलर पार्ट की, तो यहां पर हमें जो मिट्टी दिखाई देती है, चूंकि यहाँ की जो नदियां हैं उनमें पानी की कमी है, बाढ़ बहुत कम आती है इनकी वजह से, जो है यहाँ पर हमें जो है फ्लड प्लेन्स है वो नए बनते हुए नजर नहीं आते। एक समय विशेष में इनके द्वारा जो है इन फ्लड प्लेन्स का निर्माण किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो है हमें जो मिट्टी नजर आती है वो पुरानी जलोढ़ है। ठीक है, मतलब ओल्ड एलुवियम सॉइल यहाँ नजर आती है, और इसी वजह से इस पूरे रीजन को, मतलब ये जो है पूरे जो 4 हिस्से हैं, इनको मिला करके एक में नाम दूं, मतलब जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसी को एक और नाम दिया जा सकता है, इसको नाम दिया जा सकता है बांगर प्रदेश के नाम से भी इसको जानते हैं, बांगर रीजन भी कहा जा सकता है, बांगर। ठीक है, बांगर रीजन भी इसको कहा जाता है। अच्छा, बांगर रे की बात करें तो हमारे राजस्थानी में जो रे है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो रे किया जाता है, रे। ठीक है, तो इसी वजह से बांगर को हमारे राजस्थान में एक दूसरा नाम भी बोल देते हैं, इसको बांगड़ भी बोल देते हैं, बांगड़। ठीक है, तो बांगड़ और बांगर, ठीक है, इंग्लिश में तो बांगर ही होगा, ये बांगर रीजन। ठीक है, तो 2 शब्द मिलेंगे इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, बांगर प्रदेश या बांगड़ प्रदेश, एक ही बात है। ठीक है, तो बांगड़ प्रदेश इसको क्यों कहा जाता है, ये सेमी एरिड डेजर्ट रीजन वाला है, इसमें ये जो 4 हिस्से हैं इनको सबको जो है बांगड़ रीजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पुरानी जो है जलोढ़ मिट्टी या हम जो है बांगर मिट्टी का विस्तार है, ओल्ड एलुवियम सॉइल का जो है यहाँ एक्सपांसन हमें नजर आएगा। ठीक है, ओल्ड एलुवियम सॉइल है, इसका मतलब ये जो है कंपेरेटिवली फर्टाइल है, लेकिन खादर की तुलना में हमें जो है कंपेरेटिवली में थोड़ा कम फर्टाइल दिखता है। खादर है वो मिट्टी हमें पूर्वी मैदानी प्रदेशों में दिखाई देती है, वहीं बांगर है इस अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में हमें दिखाई देती है। हालांकि जो फ्लड के द्वारा या हम कहें नदी के सेडिमेंट्स के द्वारा जो है सेडिमेंट डिपोजिशन से जो प्लेन्स बनते हैं उनको हम मैदानों के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान की जियोग्राफी में हमने इन मैदानों को भी मरुस्थल का हिस्सा माना है। इंडियन जियोग्राफी के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो हिस्सा है वो अपने गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी में मरुस्थल का ये जो पार्ट है जहां पर बांगर मिट्टी है वो हमारे मैदान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन राजस्थान जियोग्राफी में इसको वेस्टर्न डेजर्ट का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हमें इसी बांगर रीजन के बारे में चर्चा करनी है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे घग्गर रीजन के बारे में, घग्गर प्रदेश के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। घग्गर रीजन अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा, जहां पर हमें घग्गर नदी के द्वारा इसका फॉर्मेशन नजर आता है। ठीक है, चलिए, घग्गर प्रदेश की बात करें, घग्गर की बात करते हैं तो ये एक घग्गर है, एक नदी है जो अपने कालका हिमाचल प्रदेश से निकल करके और आती है राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करके आगे बढ़ेगी और श्री गंगानगर से टूटकर एक जिला बना है अनूपगढ़, और उसके बाद में आगे चल करके चली जाएगी अपने पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान का यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है
फोर्ट अब्बास, ठीक है, फोर्ट अब्बास जो पाकिस्तान में है, यहाँ तक ये नदी जाती है। इसके उद्गम की हम बात करें तो उद्गम जो है ये होता है अपने कालका हिमाचल प्रदेश, कालका हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर हमें शिवालिक की पहाड़ियाँ नज़र आती है, शिवालिक हिमालय की जो है पहाड़ियाँ नज़र आती है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो यहाँ से इसका ओरिजिन उद्गम होगा और एंडिंग पॉइंट है इसका फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। बेसिकली जब हम राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान में, तो राजस्थान में घग्गर नदी है वो 3 जिलों में फैली हुई नजर आती है। सबसे पहले इधर से हनुमानगढ़ में एंटर करेगी, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ के बाद में ये एंटर कर जाएगी अपने श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर, और उसके बाद में आगे जो श्री गंगानगर से टूट के जिला बना है, नाम है इसका अनूपगढ़, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में ये नदी है प्रवाहित होती है। हालांकि डेड रिवर है, ज़्यादा इसमें पानी नहीं है, तो इसके द्वारा जो है वो यहाँ पे जो मैदानों का निर्माण किया गया है, मरुस्थल के इस हिस्से का निर्माण किया गया है, तो इसे ही हम नाम से जानते हैं, घग्गर रीजन या घग्गर प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये है घग्गर रीजन के नाम से इसको जानते हैं, घग्गर रीजन, ठीक है। अब बात करें कि घग्गर रीजन का जो विस्तार है, एक्सपांसन है, विस्तार कौन से जिलों में है, तो हम कहेंगे इसका एक्सपांसन जो हमें नजर आता है बेसिकली 3 जिलों में हमें नजर आएगा, और ये जो जिले हैं वो है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़, ठीक है। इस नदी के द्वारा इसके अलावा हमें जो है ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान की तरफ भी जाता है, ठीक है। तो इस तरह से घग्गर का जो अपवाह क्षेत्र है, घग्गर का जो अपवाह है, घग्गर का जो अपवाह है वो हमें ड्रेनेज जो एरिया है, ड्रेनेज ऑफ घग्गर, घग्गर का जो अपवाह है वो बेसिकली हमें राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव में यहाँ पर जो है घग्गर नदी के द्वारा कुछ मैदानों का निर्माण किया गया है, और साथ ही कुछ मैदानों का निर्माण जो है, कुछ प्लेन्स का निर्माण है घग्गर के द्वारा किया गया है पाकिस्तान के एरिया में, ठीक है। अच्छा, राजस्थान के अंदर जो है ये हमें नजर आता है कहाँ कहाँ, तो हम कहते हैं ये नजर आता है श्री गंगानगर में, अनूपगढ़ में, और इसके अलावा हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो इन 3 जिलों के अंदर नजर आता है। अब यहाँ पे जो ये घग्गर के अपवाह में ये जो प्लेन्स बने हैं फर्टाइल है, हालांकि लेस फर्टाइल है लेकिन फर्टिलिटी है इनके अंदर, ठीक है। तो इन फर्टाइल प्लेन्स को पाकिस्तान में एक नाम दिया जाता है, पाकिस्तान में घग्गर का जो अपवाह है इस क्षेत्र को नाम से जाना जाता है हकरा, नाम से जाना जाता है हकरा, ठीक है। और वहीं हम जब बात करते हैं श्री गंगानगर अनूपगढ़ की, तो यहाँ पर इसको नाम से जानते हैं पाट के नाम से इसको जाना जाता है, पाट। और वहीं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको नाम से जाना जाता है नाली, ठीक है, इसको बोला जाता है नाली। तो यहां से 3 शब्द हमें दिखाई देते हैं, पहला है पाट, दूसरा है नाली, तीसरा शब्द है वो है हकरा, ठीक है। तो ये 3 शब्द हमें नजर आ रहे हैं, एक है अपना पाट, दूसरा है नाली और तीसरा है हकरा। अब क्वेश्चन आता है कि हकरा क्या है। हकरा जो है वो हम जब बात करते हैं हकरा की, ठीक है, जब हम बात करेंगे हकरा की, तो हकरा क्या है, पाकिस्तान रीजन में घग्गर का जो अपवाह क्षेत्र है जहां लेस फर्टाइल या हम कहें कि कुछ मैदानों का फॉर्मेशन हुआ है, उनको हकरा बोला जाता है पाकिस्तान में। वहीं राजस्थान में जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में जो घग्गर का अपवाह है इसको पाट, वहीं इसको हमें हनुमानगढ़ के प्रोस्पेक्टिव में इसको जो है नाली के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि जब नाली की बात आती है तो नाली एक जो है वो ब्रीड भी है सिप की, मतलब जो भेड़ होती है उसकी एक नस्ल है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि नाली नस्ल की भेड़ राजस्थान में कहां पर जो है हमें दिखाई देती है, तो नाली नस्ल की भेड़ है बेसिकली हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर इन क्षेत्रों में दिखाई देती है। बेसिकली ये नाली शब्द है वो हनुमानगढ़ में घग्गर के अपवाह क्षेत्र को जो है बोले जाने के रीजन वजह से यहां से आया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये घग्गर का अपवाह। हम जब बात करते हैं कि इस रीजन में, हालांकि हम कहते हैं कि इस वाले जो पार्ट के अंदर हमें जो दिखाई देता है, ये वाला रीजन जो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर मिट्टी तो अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो मिट्टी तो ठीक है, लेकिन पानी की कमी है क्योंकि ज़्यादा अच्छी खासी बारिश होती नहीं है। तो पहले ये डेजर्ट का ही हिस्सा होता था, लेकिन समय के बाद में जो है 1958 के बाद में यहाँ पर जो है एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसको नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। जब हम बात करते हैं इस रीजन की, तो यहाँ पर जो है एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। और ये जो इंदिरा गांधी नहर है वो लाई गई है सतलुज नदी जो है,
सतलुज नदी है, हरिके बैराज उस पे बनाया गया जहां व्यास और सतलुज दोनों नदियों का पानी आता है, वहां से निकाली गई है। ये है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, शॉर्ट में इसको नाम देंगे IGNP, इसको नाम से जानेंगे IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इन क्षेत्रों में आई है। अब इस गग्गर रीजन वाला जो एरिया है, इंदिरा गांधी नहर आने की वजह से इसका पूरा जो है सिनेरियो, या हम कहें इसका पूरा जो है भौगोलिक स्वरूप ही बदल गया। इस क्षेत्र में जो उपजाऊ मिट्टी थी, साथ में पानी की उपलब्धता भी होगी, तो ये हरा भरा क्षेत्र हो गया। और आज राजस्थान में जो है इस क्षेत्र को, जो गग्गर प्रदेश को हम देखते हैं, गग्गर प्रदेश में हमें जो है वो दिखाई देते हैं ये जो क्षेत्र, जिसमें हमें बेसिकली राजस्थान के 3 जिले दिखाई देते हैं। नाम है एक का जो है श्री गंगानगर, दूसरा है अपने अनूपगढ़, और तीसरा जो जिला है वो है हनुमानगढ़, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन अच्छा होने लगा, यहाँ पर फसलों का कल्टीवेशन वगैरह, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन अच्छा खासा होने लगा, ठीक है। और बेसिकली ये जो इफेक्ट यहाँ पे आया, तो हरित क्रांति जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके बाद में यहाँ प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा बढ़ा है, ठीक है। और इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में हरित क्रांति सबसे पहले किन जिलों से शुरू हुई। 1966, 1966 और 1967 के जो है समय में हरित क्रांति भारत में आई है, जिसमें हमने जो है खाद्यान्न फसलों का जो प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर हमने जो है वो काम किया है। जो फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं, फूड ग्रेन जो क्रॉप्स हैं, उसका जो प्रोडक्शन बढ़ाने के अंदर जो है हरित क्रांति विशेष तौर से लाई गई है, और उसमें भी गेहूं, चावल, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाया गया, ठीक है। और राजस्थान में जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो बेसिकली श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इन्हीं क्षेत्रों से हुई है, ठीक है। और इसी प्रोस्पेक्टिव में जब हम बात करते हैं कि राजस्थान में पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल का प्रोडक्शन हमें कहाँ दिखाई देता है, तो इन्हीं क्षेत्रों में, गग्गर प्रदेश में हमें दिखाई देता है। गेहूं और चावल का अच्छा खासा प्रोडक्शन यहाँ पर दिखाई देता है, गेहूं चावल। और उसमें भी यदि जिले विशेष की बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल के प्रोडक्शन में हमें हनुमानगढ़ आगे दिखाई देता है। श्री गंगानगर है वो गेहूं के प्रोडक्शन में सबसे आगे है, वीट के, ठीक है। ये जो राइस के प्रोडक्शन में सबसे आगे है, और ये वीट के प्रोडक्शन में राजस्थान में जो है टॉप पर आने वाला जिला है, ठीक है। गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हमारे श्री गंगानगर, और इस गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में ज़्यादा होने की वजह से इन क्षेत्रों को हम बोलते हैं अन्न का कटोरा। और अन्न के कटोरे में भी जो है हम ज़्यादातर जो है हमारा जो खाद्यान्न फसल आज के प्रोस्पेक्टिव में है वो गेहूं है, और सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन श्री गंगानगर से होने के कारण से श्री गंगानगर जिले को, वैसे तो गग्गर प्रदेश को पूरे को ही अन्न का, राजस्थान के अन्न का कटोरे के नाम से जानते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जिले की बात करें कि राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है, राजस्थान का अन्न का कटोरा, ठीक है, ग्रेन बाउल ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान का अन्न का कटोरा जिसे बोला जाता है वो है अपना कौन सा जिला, तो इस जिले का नाम है वो है श्री गंगानगर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। अब यहां पर एक और बात ध्यान रखना है कि ये जो गग्गर प्रदेश है, हालांकि यहां उपजाऊपन अच्छा है, ठीक है, और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है, इंदिरा गांधी नहर भी है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद में यहाँ पर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी हमें नजर आई। हालांकि इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इन क्षेत्र में हमें नजर आए हैं। अब वो क्या है उसके बारे में भी थोड़ा जान लें। इंदिरा गांधी नहर है वो भारत की सबसे लंबी कृत्रिम नहर मानी जाती है, सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो आर्टिफिशियल कैनाल है इंडिया की, ठीक है। और 649 किलोमीटर लंबी ये जो है नहर है, ठीक है। 649 किलोमीटर ये लंबी जो है नहर है इंदिरा गांधी नहर, जिसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रोस्पेक्टिव में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जब लाया गया था, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उसमें ज़्यादातर जो है एरियाज में इसका जो सरफेस है उसको पक्का नहीं किया गया था, मतलब सीमेंटेड नहीं था, कच्चा था। दूसरा, यहां पर जब इंदिरा गांधी नहर आई तो यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने बहुत अंधाधुंध, अनियंत्रित या अनकंट्रोल्ड इरिगेशन शुरू कर दिया, मतलब अनियंत्रित सिंचाई कार्य शुरू कर दिए। अब इससे हुआ क्या, चूंकि हनुमानगढ़ का ये जो रीजन है उत्तरी राजस्थान का, तो यहाँ पर नीचे जिप्सम, चूना पत्थर की चट्टानें, माइकासिस चट्टानों का फैलाव हमें नजर आता है, ठीक है। हमें जो है जिप्सम की, चूना पत्थर की और इसके अलावा माइकासिस चट्टानें इस क्षेत्र में हमें नजर आती है। माइकासिस चट्टानें ऐसी रॉक्स होती है, माइकासिस रॉक्स के नाम से,
जिप्सम, चूना पत्थर, लाइमस्टोन और माइकासिस्ट चट्टाने, माइकासिस्ट रॉक्स। ठीक है, माइकासिस्ट चट्टाने हैं वो हमारे पूरे वेस्टर्न राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में नजर आती है। ये चट्टाने होती है नमक की चट्टाने, ठीक है, जिनको हम सॉल्ट रॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये राजस्थान में इतने एरिया में बनती क्यों है? क्योंकि राजस्थान का वेस्टर्न डेजर्ट, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो टेथिस सागर के ऊपर हुआ है, और टेथिस सागर के ऊपर यदि इसका फॉर्मेशन हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है चट्टानों में जो है नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। जिस चट्टानों में नमक ज्यादा होता है उनको माइकासिस्ट रॉक्स के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो हम इनको सामान्य लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं नमक की चट्टाने, ठीक है, या इसको सॉल्ट रॉक्स के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, नाम है इसका माइकासिस्ट चट्टाने, सॉल्ट रॉक्स। ठीक है, अब देखो इन चट्टानों में हम कहें कि इनकी जो है बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं है, कम गहराई पे है, मतलब लगभग जो है 13 से 15 फीट के बाद में ये जो है चट्टानों का इनका फैलाव इस क्षेत्र में नजर आता है। जब लोगों ने अंधाधुंध रूप से यहाँ पर इरिगेशन शुरू किया, मतलब अनियंत्रित सिंचाई कार्य किए, और साथ में इंदिरा गांधी नहर का तल कच्चा भी था, इस वजह से धीरे धीरे पानी रिसने लगा, या हम कहें लीकेज जो हुआ पानी का धीरे धीरे ग्राउंड वाटर की तरफ ये जाने लगा। धीरे धीरे जो है ये ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इस तरह से हमें जो है नजर आने लगा। हमें जो है वो इंदिरा गांधी नहर का तल का कच्चा होना, नॉन सीमेंटेड होना, और अनकंट्रोल्ड जो है इरिगेशन की वजह से ये जो अपना एरिया है नीचे का भूगर्भीय जल स्तर है, जिसको ग्राउंड वाटर के नाम से हम जानते हैं, भूगर्भीय जल स्तर, तो ये जो भूगर्भीय जल स्तर, भूगर्भीय जल, ठीक है, ग्राउंड वाटर, ठीक है, उसका जो स्तर है, मतलब जो लेवल है, वो काफी ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो भूगर्भीय जल स्तर का इस तरह से बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इसे एक नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है वो है वाटर बायोएंसी, इसको बोलते हैं जल उत्प्लावन, जल उत्प्लावन। ठीक है, वाटर बायोएंसी, वाटर बायोएंसी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है जल उत्प्लावन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये वाटर बायोएंसी होती है। अच्छा सर, एक्चुअली बच्चे का बैग हाँ, रह कोई इश्यू। हाँ हाँ जी, तो वाटर बायोएंसी की जब हम बात करते हैं, जल उत्प्लावन की जब हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है कि जब ग्राउंड वाटर लेवल काफी इंक्रीज हो जाता है तो इसको वाटर बायोएंसी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब वाटर बायोएंसी जनरल कंडीशन में तो ठीक माना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा वाटर बायोएंसी हो जाए तो ये भी एक प्रॉब्लम, एक जो है समस्या को जो है पैदा करता है। क्या है ये समस्या, इसके बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर बायोएंसी है वो किस तरह से प्रॉब्लम है वो क्रिएट करती है। धीरे धीरे जब वाटर का लेवल बढ़ जाता है तो अब होगा क्या, इन क्षेत्रों में जमीन का जो पानी को अवशोषित करने का जो है रेट, या हम कहें अवशोषण करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। जो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो लैंड की या भूमि की जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि यदि आप इन क्षेत्रों में इरिगेशन कर रहे हो, मतलब सिंचाई कर रहे हो, या हम कहें इंदिरा गांधी तल का जो रिसाव हो रहा है इस वजह से, या फिर हम कहें कि भाई जैसे कोई बारिश हो गई इन क्षेत्रों में, ठीक है, तो बारिश हो गई तो बारिश और इन सभी का जो पानी है वो कहां पड़ा रहेगा, तो हम कहते हैं चूंकि जमीन पानी सोखने में असमर्थ है, इसके पानी को जो है एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो पहली प्रॉब्लम आती है कि पानी है वो जमीन के नीचे नहीं जाएगा, जमीन के ऊपर ही पड़ा रहने लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हम कहते हैं कि जब पानी है जमीन के ऊपर पड़ा रहेगा तो यहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी जो है वो पानी के साथ मिलकर क्या बना लेगी, तो हम कहते हैं जब मिट्टी में जब सोइल है उसके अंदर जो है वो पानी, मतलब वाटर जो पड़ा रहेगा, जब सोइल के अंदर वाटर है मिक्स रहेगा तो इससे होगा क्या कि ये जो मिट्टी है पानी में पड़ी रहेगी तो इससे दलदल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो भूमि है वो कैसी होगी, दलदली होगी, मतलब एक तरह से मड़ी या अपने मर्सी लैंड के रूप में, मर्सी लैंड के रूप में ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो जो उपजाऊ भूमि थी, यहाँ की जो फर्टाइल लैंड थी, फर्टाइल लैंड जो थी उसका कुछ एरिया धीरे धीरे जो है कन्वर्ट होने लग जाता है दलदली भूमि में, मर्सी या मडी लैंड्स के रूप में। ठीक है, दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि जब पानी नीचे की तरफ जाता है, चूंकि बारिश का या जो भी पानी, मीठा पानी नीचे की तरफ जाएगा
और नीचे के पानी जाने के बाद में जो माइकासिस्ट रॉक्स हैं, माइकासिस्ट चट्टानों के संपर्क में आएगा, तो ये पानी क्या करेगा, इनमें से चूना माइकासिस्ट है इनको घोलेगा और घोल घोल कर इनको वापस सतह के ऊपर लेके आएगा। ठीक है, इस फिनोमिना को नाम से जाना जाता है जब नीचे का जो है वो नमक या चूना जो है वो घुल घुल कर पानी के साथ जमीन के ऊपर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं केशाकर्षण। ठीक है, केशाकर्षण विधि, या इसको बोलते हैं कैपिलरी मोशन। कैपिलरी मोशन, ठीक है। अब ये कैपिलरी मोशन होता क्या है? कैपिलरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें लिक्विड और हम जब गैस की बात करते हैं तो इनका एक मोशन है जिसमें क्या होता है कि ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है फ्लो होता है इनका। ठीक है, हवा भी जब बहेगी तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगी, और इसी तरह से हम जब बात करते हैं फ्लूइड की तो ये भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपना जो है फ्लो करता है। और ये जो फ्लो होता है उस फ्लो के अंदर जो है ये इस विधि को जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है इसको बोलते हैं केशाकर्षण, या इसको बोलते हैं कैपिलरी मोशन। बेसिकली कैपिलरी मोशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम घरों में जो दीपक यूज लेते हैं, दिया दिवाली के समय में, तो उसमें कैपिलरी मोशन का बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। घरों में यूज लिया जाने वाला ये जो दीपक होता है इसमें जो अपन इसको जब जलाते हैं तो इसमें कोई मशीनरी नहीं लगी है, फिर भी दीपक का जो तेल है, जो दिए का जो तेल है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़कर और इस जो है अपने रुई के माध्यम से ऊपर चढ़ करके जलता रहता है। ठीक है, और कुछ समय बाद में जो है इसके पेंदे में तेल है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये एक मोशन है जिसको कैपिलरी मोशन कहा जाता है, जहां पर ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। कारण क्या है? वो है हाई प्रेशर और लो प्रेशर की कंडीशंस। ठीक है, तो यहां पर भी हाई और लो प्रेशर की कंडीशंस की वजह से, क्योंकि हाई प्रेशर कहां बनता है, लो प्रेशर कहां बनता है, तो लो प्रेशर वहां बनेगा जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होने से वहां पर क्या होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर में हमेशा उल्टा मतलब जो है संबंध रहता है। तो ऊपर जब बहुत ज्यादा आसमान साफ रहेगा, बहुत ज्यादा जो गर्मी होगी, तो सूर्य के प्रकाश की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे का टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर ऊपर का कम हो जाएगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा रहेगा, और इसी वजह से नीचे के प्रेशर से ऊपर की तरफ पानी वापस आएगा। लेकिन जो नीचे पानी गया था वो पानी क्या लेकर आएगा अपने साथ में, तो हम कहते हैं वो लेकर आएगा अपने साथ में जो है नमक घोल के लाएगा। ठीक है, और इस तरह से ऊपर जो पानी आया, जो नमकीन पानी आया, तो ऊपर के पानी को खारा कर देगा और साथ में खुद वेपर होके मतलब वेपराइजेशन होके वो तो उड़ जाएगा, लेकिन जो बचा उसके अंदर जो नमक आया था वो मिट्टी में ही घुलने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मिट्टी के अंदर जो है हमें क्या घुलता हुआ नजर आएगा, तो मिट्टी के अंदर जो है हमें घुलता हुआ नजर आएगा नमक। ठीक है, तो ये जो सॉइल होगी उसके अंदर जो है सॉल्ट है वो ऐड होता चला जाएगा, और धीरे धीरे मिट्टी कैसी हो जाएगी, तो हम कहते हैं ये जो भूमि है वो एक सॉल्टी लैंड के अंदर, सॉल्टी लैंड के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा कि इससे हुआ क्या कि हमारा जो ये रीजन था उसमें हमें क्या दिखाई देगा, तो हमने कहा कि जो उपजाऊ भूमि थी, जो फर्टाइल लैंड थी, समय के साथ में उसमें जो है ये दो प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देने लगेगी। ठीक है, अब जो फर्टाइल लैंड्स होती है, जो अपने उपजाऊ भूमि होती है, यदि वो दलदल उसमें बन जाए, यदि उसमें लवण नमक ज़्यादा आ जाए, तो धीरे धीरे वो कैसी हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, और ऐसी, ठीक है, इससे समस्या को ही हम नाम से जानते हैं, इसे बोला जाता है सेम की समस्या। इसको बोला जाता है सेम की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ सेम के नाम से इसको जाना जाता है, प्रॉब्लम ऑफ सेम। ठीक है ना, जब उपजाऊ भूमि दलदली और लवणीय होकर अनउपजाऊ होने लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं सेम की समस्या। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं घग्गर रीजन की, तो घग्गर रीजन नो डाउट जो है एक समय विशेष में बहुत ज़्यादा उपजाऊपन होता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो अनकंट्रोल्ड इरिगेशन की वजह से, इंदिरा गांधी तल का जो है, इंदिरा गांधी नहर के तल का कच्चा नॉन सीमेंटेड होने की वजह से यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है, वो है सेम की समस्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स है जो एक दूसरे को रिलेट करती है, एक है जल उत्प्लावन की समस्या, वाटर बायोएंसी की प्रॉब्लम, और दूसरी आती है, नाम आता है सेम की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ सेम। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सेम की समस्या और जल उत्प्लावन की समस्या से ग्रस्त जिले राजस्थान के, तो हम कहेंगे 3 जिले हैं इनसे प्रभावित है। बेसिकली सबसे पहला जिला है वो है अपना श्रीगंगानगर, उसी से टूटकर बना दूसरा अनूपगढ़, और तीसरा जिला है हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये यहाँ की प्रॉब्लम। अब हम कहें कि भाई इन सेम की समस्या का जो है कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन, निराकरण भी है क्या, तो डेफिनेटली जो जिन चीज़ों की वजह से यहाँ सेम की समस्या हुई है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, तो देखो हम बात करें कि जैसे ज़्यादा जो है
पानी मतलब जमीन के नीचे क्यों जा रहा है, तो इसका पहला कारण है इंदिरा गांधी नहर है, जो उसका तल है वो क्या है, कच्चा है। ठीक है, अब इंदिरा गांधी नहर का जो तल कच्चा है उसको हम सीमेंटेड कर दें, तो सीमेंटेड जो है इंदिरा गांधी नहर का जो तल है अब हो चुका है बहुत से स्थानों पे, और बाकी स्थानों पे किया भी जा रहा है। तो इसका कारण क्या है, ताकि जिन क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर जा रही है उसमें तल के अंदर पानी रिस करके और सेम की प्रॉब्लम है वो क्रिएट न करे। दूसरा, हमने कहा भाई लोग जो बहुत ज़्यादा इरिगेशन सिंचाई कर रहे हैं अनकंट्रोल्ड तरीके से, तो उनको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो दूसरा, अब ये तो हो गई कि भाई इस प्रॉब्लम का बनने का कारण, लेकिन कुछ ऐसे रीजन है जो बंजर हो चुके हैं इसकी वजह से, तो उनको भी क्या ठीक किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसके लिए जो है हमें इस तरह की जो है जिप्सम हम कहें, लाइमस्टोन, या फिर हमें जो चुना पत्थर एडेड जो खाद होती है, जो मिट्टी की क्षारीयता और लवणीयता, जो एल्कलिनिटी होती है और जो एसिडिक नेचर की जो मिट्टी होती है, तो उसको ठीक करने में ये सबसे कारगर जो है खाद मानी जाती है। तो उससे जो है मिट्टी का सॉल्यूशन किया जाए। अच्छा, इससे भी सस्ता है, उसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर, हरी खाद। सामान्य भाषा में इसको ढेंचा की खाद के नाम से जानते हैं। तो ढेंचा की खाद ऐसी खाद होती है जो कि ग्रीन प्लांट से बनाई जाती है, और ये भी क्या होता है कि जो लवणीय भूमि होती है उसको ठीक करने में काम कारगर है। इसके अलावा हम कहें कि जो दलदल बन गया उसका क्या करें, तो दलदली जो भूमि हुई है वहाँ वृक्षारोपण, प्लांटेशन करो, जिससे जमीन का जो एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो प्लांटेशंस के माध्यम से जो है उनका लेवल है वो ठीक कर पाए। ठीक है, जो जल उत्प्लावन हुआ है उसका वाटर लेवल है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है। तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ से पूछा जाता है कि सेम की समस्या से ग्रस्त जो हैं वो राजस्थान के जिले कौन से हैं। ठीक है, तो सेम की समस्या से ग्रस्त, सेम की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ सेम, ठीक है, सेम की समस्या से ग्रस्त राजस्थान के जिले कौन से हैं, तो हम कहेंगे कि ये है अपने श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। ठीक है, हमने इनके समाधान की बात की, तो बहुत से अलग अलग स्तरों पे जो है ये समाधान करने हैं। अब भारत सरकार में हम जब भारत में, इंडिया में देखते हैं तो सेम की प्रॉब्लम है सिर्फ न सिर्फ राजस्थान तक सीमित है, जबकि जहां जहां हरित क्रांति का क्षेत्र रहा है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा सेम की समस्या हमें दिखाई देती है उत्तर प्रदेश की तरफ, पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ, मध्य प्रदेश और राजस्थान का ये हिस्सा है ही। तो इन क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ग्रीन रिवोल्यूशंस का जो है इफेक्ट रहा है, उन क्षेत्रों में ये क्षेत्र है सेम की समस्या से ग्रस्त। तो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस सेम की समस्या को ठीक करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाई है, और ये नीदरलैंड के सहयोग से लाया गया है। इसका नाम है वो है इंडो डच योजना, इंडो डच प्रोग्राम नाम है इसका, इंडो डच प्रोग्राम। ठीक है, इंडो डच योजना। अच्छा, इंडो डच योजना की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा है, तो हम कहते हैं भारत, इंडिया ने जो है नीदरलैंड के सहयोग से ये प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया। ठीक है, अब यहां से पूछा जाता है कि इंडो डच योजना जो है वो राजस्थान के कौन से जिलों में संचालित है, कौन से जिलों में रनिंग है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम कहेंगे जो सेम की समस्या से ग्रस्त 3 जिलों में ये संचालित है। ठीक है, पूछ ले कि भाई इंडो डच योजना का संबंध है, इसका ऑब्जेक्टिव या हम कहें इसका एम क्या है, तो एम है सेम की समस्या से जो ग्रस्त जिले हैं इनको जो है इनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये था अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल का एक हिस्सा। अर्ध शुष्क मरुस्थल के हिस्से के रूप में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ठीक है, वो है क्या, वापस से थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। अर्ध शुष्क वेस्टर्न डेजर्ट रीजन का दूसरा हिस्सा है। पहला था शुष्क मरुस्थल, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में चर्चा कर ली है। दूसरा है सेमी एरिड डेजर्ट रीजन, और इस सेमी एरिड डेजर्ट रीजन को हम जो है 25 से 50 सेंटीमीटर के एरिया में फैला हुआ हम दिखाई देता है ये। और इस सेमी एरिड डेजर्ट रीजन के भी 4 पार्ट हैं। ऊपर वाला जो गग्गर है, बीच में शेखावाटी अंतःप्रवाह, फिर बाद में नीचे की तरफ नागौरी उच्च भूमि, और फिर लूणी बेसिन रीजन है। और ये जो है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में एरिया में फैले हुए हैं 4 पार्ट में। यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड एलुवियम सोइल का जो है एक्सपांसन विस्तार नजर आता है, इसलिए इसको बांगर या बांगड़ रीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसी बांगड़ या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है इस रीजन के अंदर सबसे पहला पार्ट हमने देखा गग्गर रीजन, गग्गर नदी के एरिया में फैला हुआ है। गग्गर का जो अफवाह है वहाँ पर ये जो उपजाऊ मैदान फैले हुए हैं बेसिकली हमें राजस्थान में 3 जिलों में और बाकी अपने पाकिस्तान वाले एरिया में दिखाई देते हैं। जहाँ राजस्थान में श्री गंगानगर
अनूपगढ़ वाले एरिया में इसको पाट कहा जाता है और हनुमानगढ़ में इसको नाली, वहीं पाकिस्तान के अंदर इसको हकरा के नाम से हम जानते हैं। इस रीजन के अंदर हमें जो है वो दिखाई देता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है हरित क्रांति का इफेक्ट रहा है और गेहूं चावल का प्रोडक्शन गग्गर रीजन में बहुत अच्छा खासा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा चावल राइस का प्रोडक्शन है हनुमानगढ़ में, वहीं गेहूं के प्रोडक्शन के लिए श्री गंगानगर अनूपगढ़, और सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन अनूपगढ़ में होने के कारण से इसको बोलते हैं राजस्थान का अन्न का कटोरा, ग्रेन बाउल ऑफ राजस्थान के नाम से इस जिले को जाना जाता है। यदि किसी रीजन को हम बोलें कि भाई अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, तो गग्गर रीजन को हम जो है अन्न के कटोरे के नाम से जानते हैं। जिले की बात करेंगे तो श्री गंगानगर, ठीक है। इस क्षेत्र में हमें एक प्रॉब्लम दिखाई देती है जिसको सेम की समस्या और जल उत्प्लावन वाटर बायोमेसी की प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, ठीक है। होती क्या है, जब जमीन का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं वाटर बायोमेसी। वाटर बायोमेसी की वजह से जमीन धीरे धीरे जो है वो दलदली हो जाती है, लवणीय हो जाती है, मर्सी लैंड और सोल्टी लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी फर्टाइल लैंड जब ऐसी भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये अनुपजाऊ हो जाएगी, अनफर्टाइल, इसी को सेम की प्रॉब्लम कहते हैं। सेम की समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है इंडो डच प्रोग्राम, इंडो डच योजना, ठीक है। एक सवाल जो आया है करंट प्रोस्पेक्टिव में ये पूछा गया था, क्वेश्चन था कि राजस्थान का बड़ोपल गांव है वो क्यों प्रसिद्ध रहा है, क्यों चर्चा में रहा है हाल ही में, ठीक है। तो ये सवाल आया था, तो ये चर्चा में रहा था। हनुमानगढ़ में है बड़ोपल गांव, बड़ोपल विलेज। तो ये सेम की प्रॉब्लम का जो एक्सट्रीम लेवल राजस्थान में दिखाई दिया वो बड़ोपल गांव में, ये पूरा गांव है सेम की समस्या के चलते जलमग्न हो गया, क्योंकि जमीन में जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो खत्म हो गई, ठीक है। और आज इस पूरे गांव का जो है माइग्रेशन हो चुका है, मतलब ये गांव के लोग इसको छोड़कर अलग जगह पर विस्थापित हो गए हैं और इस गांव में एक झील का निर्माण हो गया, खारे पानी की झील, जिसको बड़ोपल झील के नाम से हम जो है इन फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बड़ोपल गांव जो है वो क्या है, एक सेम की समस्या से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होने के कारण से ये चर्चा में रहा था, हनुमानगढ़ का एक गांव, ठीक है। तो ये था गग्गर रीजन और उससे संबंधित सारी बातें। अर्धशुष्क मरुस्थल का एक हिस्सा आज हमने डिस्कस किया है। अर्धशुष्क मरुस्थल के अभी 3 हिस्से बाकी है, जिसमें शेखावाटी, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि और उसके बाद में लूणी बेसिन। तो इनके बारे में हमें चर्चा करनी है और ये चर्चा करेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे साथ कंटिन्यू इसी तरह से अपनी जो है रेगुलरिटी बना के रखिए और आगे आने वाले एपिसोड में हम इसी तरह से राजस्थान जियोग्राफी के महत्वपूर्ण सेगमेंट को आपके लिए लेके आएंगे। चलिए, तो आज की चर्चा और आज के इस कार्यक्रम को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू।